मैं बात बताऊं तो शिक्षा जो कि यहाँ मुद्दा है जेपी का, ये मुद्दा मेरे दिल के करीब पिछले 40 सालों से रहा है। जब से मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूँ तब से मेरा जीवन शिक्षा पर ही काम करते गुजरा है। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने कभी इंजीनियरिंग का जॉब नहीं लिया या कोई सिविल सर्विसेज नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सारे मसलों की कुंजी यानी कि चाबी शिक्षा में है, उसी को हल करना होगा, उसी का दरवाज़ा खोलना होगा। तो लद्दाख के पर्यावरण से भी पहले शिक्षा पर मैं काम करता आया हूँ। और जब कुछ युवकों ने ये आवाज़ उठाई कि शिक्षा में समस्या है और इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं कैसे खामोश रह सकता था। आप सोच सकते हैं, अगर 40 सालों से इसी पे लगा हूं तो ये बिल्कुल प्राकृतिक था, नॉर्मल था, नेचुरल था कि मैं इसका समर्थन दूं, जैसे भी हो सकता है उस तरह से समर्थन दूं। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। साथ ही साथ हाँ, शिक्षा के द्वारा एक तो हम व्यक्तिगत बच्चों को जो कि बड़े होते हैं, नागरिक बनते हैं, उनका जीवन बनाएं, मगर फिर पर्यावरण के साथ देश का दूरगामी एक दिशा दें। उसके लिए मैं जुड़ा रहा, शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में पहुंचा। और पिछले 6 सालों में लद्दाख में जो कि हिमालय में है, जिस हिमालय का पानी लगभग 2 करोड़ लोग पीते हैं, हाँ 2 बिलियन लोग पीते हैं, जो कि इस पृथ्वी की आबादी का 1/4 है। तो उस हिमालय के पर्यावरण की सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को भी आगे ले जाना चाहता हूँ आप सभी के साथ। शिक्षा में हम डिग्रीज हासिल कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा नीट से, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS IPS बनेगा, मगर सांस लेने को हवा तो तब भी आपको चाहिए होगी, पीने के लिए साफ पानी तो तब भी आपको चाहिए होगी। तो कैसे हम इसे नजरअंदाज करें। जब इन दोनों मुद्दों पर कोई जवाब नहीं आया तो मुझे मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मगर खुशी से मजबूर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुख से बैठ रहा हूँ। मजबूर होने का मतलब है कि काश सरकार खुद संवेदनशीलता दिखाती और इन मुद्दों को सही मुद्दे समझकर हल कर देते, तो हमें ऐसा सहना नहीं पड़ता और आप लोगों को इतने भीषण गर्मी में यहाँ नहीं आना पड़ता। ये गर्मी मैं देख रहा हूँ 41-42 डिग्री है, और जो महसूस होता है रियल फील वो 46 से 48 डिग्री की है, जिसमें कि लोगों का जीवित खड़े रहना मुश्किल है। मगर आप यहाँ 1000 की संख्या में यहाँ पर सुबह से खड़े हैं। आप सभी को सलाम। आप सब कुर्बानी दे रहे हैं पहले से ही, आप सबको सलाम। और आप लोगों में से कुछ लोग, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कई युवा युवतियाँ यहाँ पर अनशन पर भी हैं, मुझे बताया गया। वो जहाँ भी हैं मेरा सलाम, आप उनको भी सलाम करने जरूर जाइएगा, अनशन पर है। और मैं आपसे भी कहूँगा सभी से कि इसे एक सामुदायिक अनशन बनाएं, जिसमें लंबे समय के लिए ना बैठें, एक दिन के लिए तो लगभग सब बैठें। एक दिन के लिए जब आप यहाँ आते हैं, हो सके तो, जरूरी नहीं है, हो सके तो आप उस दिन का अनशन रखें। आप उस दिन के लिए अपना संवेदना जताइए, सॉलिडारिटी जताइए उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी जानें गई, या जो यहाँ पर पिछले 10 दिनों से गर्मी में इतने मुश्किल हालात में खड़े हैं, जो सारे भारत के युवकों को, युवतियों को पुकार रहे हैं। इनके आदर में, सत्कार में आप लोग भी एक दिन का अनशन अवश्य करें। और हो सके तो कुछ जैसे कुछ यहाँ पर बैठे हैं, आपको बताएंगे, वो 3 दिन के अनशन पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कहूँगा उससे ज़्यादा आप न करें,
वो बहुत है अगर आप करें, वरना एक दिन का करें जिससे कि आप एक तपस्या कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं अपने तन से, मन से, धन से भी करें। जो इन्हें यहाँ जरूरत पड़ता है, खर्चे होते हैं, उसमें आप अनुदान कर सकते हैं। मन से करें, तन से करें। ऐसे एक दिन का अनशन करके इस तरह आप सब समर्थन करें। मैं तो यहाँ रहूंगा जब तक ये दो मुद्दों पर हल निकले कि शिक्षा में जवाबदेही ली जाए शिक्षा मंत्री जी से, और लद्दाख में पर्यावरण के और संस्कृति के रखरखाव का जो वादा किया था उसे निभाया जाए। इन मुद्दों पर पूरा देश इकट्ठा होकर शिक्षा और पर्यावरण को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे समझें। अब मैं कुछ बातें, कुछ संदेश देना चाहता हूं। शिक्षा में किसी भी सरकार का, अगर वो सच्चे देश का हित चाहते हैं, अगर वो सच्चे देश को, भारत को सारे जहां से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकता। तो इसलिए शिक्षा की तरफ जो सरकार, जो देश ध्यान न दे, वो अपनी खाई खुद खोद रहा है। ये हम देख चुके हैं पूरे दुनिया में। जो देश आगे गया है उसने शिक्षा पर ध्यान दिया है। जो देश आज घश खा रहा है, गुमराह है, उन्होंने शिक्षा में ध्यान नहीं दिया। मैं आपको थोड़े में मिसाल दूं, बाद में आने वाले दिनों में विस्तार में बताऊंगा। अगर हम सिर्फ 3 देशों को ले जो पिछले 50 साल पहले भारत से बहुत पीछे थे, या बराबर थे या बहुत पीछे थे, और आज भारत से नहीं दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, उनकी अगर मिसाल लें, सिंगापुर भारत से भी पिछड़ा एक गांव था आज से 50-60 साल पहले। और आपको पता है सिंगापुर ना सिर्फ पिछड़ा था, बल्कि वहां पर धर्म के नाम पर झगड़े होते थे, हिंसा होती थी, रायट्स होते थे। 1960 के दशक में बहुत हिंसा हुए, क्योंकि वहां पर 3 जातियां हैं, 3। एक है चीनी मूल के जो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं, दूसरे हैं मुस्लिम जाति या धर्म के मलय लोग, और फिर हिंदू धर्म के तमिल लोग। इनमें बहुत बड़े दंगे हुए 60 के दशक में, और तब की सरकार को समझ आ गया। देखिए कितना जल्दी सीखते हैं और सीखकर अमल करते हैं। बहुत जल्द उन्होंने सीखा, और उसके बाद उन्होंने एक तरफ नफरत को कम करना शुरू किया कि किसी को याद भी ना आए कि वो बुद्धिस्ट है या मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। ऐसे हालात पैदा किए कि आने वाले बच्चों में एक भी बूंद जहर का न जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने पूरा जोर शिक्षा पे लगाया। आज सिंगापुर का प्रति व्यक्ति आय दुनिया में नंबर 1 पर है, नंबर 1, 2, 3 में रहता है। प्रति व्यक्ति आय, ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, जीडीपी जरूरी नहीं है। जीडीपी में हम कहते हैं भारत तीसरे, चौथे, कहते हैं छठे पे है, मगर उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति देखें तो $2000 तक भी नहीं है, जबकि सिंगापुर का $90,000 तक जाता है प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी के पास क्या है अगर आप देखें, धन के तरफ से भी जरूरी नहीं है ये, मगर इस तरह से अगर विकास की बात करते हैं तो नंबर 1 पे पहुंचा। वैसे ही कोरिया है, हमसे पिछड़ा था, बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध से निकला था आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 6-7 दशक पहले, मगर आज वो दुनिया के पहले 5-10 देशों में आता है। वही हमारा पड़ोसी चीन हमसे पिछड़ा था और आज बहुत आगे गया। तो इसलिए गया क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। मुझे लगा हमारे भारत में भी हमारी सरकार शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई जिसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं।
बहुत अच्छी बातें भी हैं, कमियां भी होंगी, मगर उससे भी बड़ा समस्या ये है कि उसका जमीन पर उतारने में बहुत कमजोरी रह गई, ध्यान नहीं दे रहा। किताबों में नीतियां लाने से कोई देश आगे नहीं गया है। नीतियां लाना बहुत आसान है, उस पर अमल करवाना वही करते हैं जिनके खून में, रग रग में देश का हित समाया हो। वो फिर नीतियों को जमीन पर उतारने में अपनी जान जी जान देते हैं। वो नहीं हुआ है। मैं यही विनती करूंगा कि इसको जमीन पर लाएं, मगर दुख की बात यह है कि नए को जमीन पे क्या लाएं, पुराने में ही हमारे बच्चों को खुदकशी, आत्महत्या करनी पड़ रही है। उसी में बिक रहे हैं पेपर, जो कि सबसे छोटी बात है, इम्तिहान, एग्जाम, उसी में अगर हम कंगाल हैं तो बाकी नीति का हम क्या बात करें, प्रणाली की हम क्या बात करें। तो ये तो है शिक्षा और उसका महत्व। अगर देश को विकसित होना है 2047 में तो ऐसा करना ही होगा, नहीं तो 200 साल बाद भी हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में और नीचे गिरकर रह जाएंगे।